नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, हम आपकी पूरक पुस्तिका वितान का तीसरा अध्याय अतीत में दबे पाँव पढ़ रहे थे, जिसका वाचन और व्याख्या हम कर चुके हैं और आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर चर्चा। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो जब हमने ये पाठ पढ़ा, इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हमारे ये सामने आया कि सिंधु सभ्यता में सब कुछ था, पूरी तरह से विकसित थी, लेकिन उसमें कहीं भी दिखावा नहीं था। कला प्रिय लोग थे, बेजोड़ जल निकासी की व्यवस्था थी, गृह नियोजना जो थी वो भी अद्वितीय थी, खेती बाड़ी भी करते थे, व्यापार भी करते थे। मतलब सब कुछ होने के बाद, पूरी तरह विकसित होने के बाद भी दिखावे से पूरी तरह रहित थी। तो यही हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल मतलब बड़े बड़े आलीशान महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदु भांड, नावें मिली हैं। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। तो कहा जा सकता है कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, क्योंकि जैसे प्रश्न में हमने कर लिया, चाहे वो गृह निर्माण योजना की दृष्टि से सिंधु सभ्यता को देखा जाए, उसमें भी एक रूपता नज़र आती है। बेजोड़ जल निकासी जो है वहाँ पर भी एक रूपता, फिर वो वास्तुकला हो, मुहरे हों, ठप्पे हों, सब कुछ जो इतने सलीके से जो चीज़ें बनाई गई थी, उसमें सब में अनुशासन देखा गया, लेकिन वो अनुशासन किसी ताकत के बल पर नहीं था। मतलब कोई और सभ्यता की हम बात करें तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई राजा रहता होगा जिसके डर के कारण करते होंगे, या कोई धर्म के ठेकेदार हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। तो कहा जा सकता है कि साधन संपन्न थी, पूरी तरह विकसित थी, लेकिन उसमें भव्यता का आडंबर नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर भी पिछले प्रश्न के उत्तर से मिलता जुलता है। बात वही आएगी कि साधन संपन्न थी, कला प्रिय लोग थे, लेकिन जो अनुशासन देखने को मिलता है वो राजपोषित मतलब किसी राजा के द्वारा पालन पोषण हुआ, किसी राजा के डर के कारण, या धर्म पोषित, या कोई धार्मिक गुरु हो बहुत बड़े बड़े, उनके प्रभुत्व के कारण ऐसा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। समाज पोषित, समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से। मतलब स्वयं में अनुशासन था लोगों में, और बहुत मतलब कि सभ्यता में सौंदर्य देखने को मिलता है। तो उत्तर लिखेंगे, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदु भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरे
उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, उत्कीर्ण मतलब खुदी हुई, उनके जैसे हम पत्थरों पर या किसी और पे खोद कर कुछ लिखते हैं, तो ऐसे आकृतियाँ बनाई हुई थी। खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्धि से ज़्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था, परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृदु भांड, नावें मिली हैं। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो कि समाज पोषित है, राज पोषित या धर्म पोषित नहीं। तो कला प्रिय सभ्यता को कहा जाता है। सौंदर्य प्रिय मतलब हर चीज़ को सलीके से बनाना, अच्छे तरीके से, चाहे वो कुछ भी हो, तो कहा जा सकता है कि ये समाज पोषित थी, क्योंकि राजतंत्र या धर्मतंत्र के यहाँ कोई निशान मिलते ही नहीं है। और अगर किसी के डर पर होता तो शायद यहाँ पे हथियार भी मिलते। हथियार यहाँ पर एक भी नहीं मिला। औजार मिले हैं, खेतीबाड़ी करते थे, हथियार नहीं मिला। तो इन सब साक्ष्यों के आधार पर जो अभी तक मिले हैं, हम कह सकते हैं कि ये समाज पोषित सभ्यता थी, ना कि राज पोषित या धर्म पोषित। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? बच्चों, घुमा फिरा के बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं हर प्रश्न के उत्तर में जो सेम ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बात होगी कि ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से या अनुशासित थी। तो हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था, किंतु सैन्य सभ्यता के नहीं। यहाँ पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलते। मोहनजोदड़ो नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। यहाँ नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता देखने को मिलती है। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो इस कथन से लेखक का आशय है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उससे पूर्व का एहसास कराती है जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। खंडहरों से मिले अवशेषों
और इन टूटे फूटे घरों से मानवता के चिन्ह और मानव जाति के क्रमिक विकास को भी देखा जा सकता है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। इस प्रकार हम इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज होते हैं। यह खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। आज भी हम किसी भी मकान की देहरी पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को या बैलगाड़ी की रुनझुन को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृदु भांड, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियाँ, मुहरें, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी इतिहास के दस्तावेज होने के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। मतलब अब यहाँ पे सब कुछ खंडहर हो चुका है, लेकिन फिर भी जब देखा जाता है इन साक्ष्यों को, इन खंडरों को, तो ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे ज़िंदगी बसती होगी, अभी भी यहाँ पे लोग रहते होंगे। आप किसी खंडर में जब किसी के घर की टूटी फूटी दीवार पे कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी अजनबी के घर में हम दबे पांव घुसने की कोशिश कर रहे हों। तो बताते हैं ये सब के सब चीज़ें उस समय जो जिंदगियां धड़कती थी उनका इतिहास कहते हैं कि वो किस तरीके से रहते होंगे। अगला प्रश्न है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में? तर्क दें। तो बच्चों, हमारा जवाब लेखक के पक्ष में है, क्योंकि जैसे हमने पाठ पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, तो ये जाना कि इस सभ्यता में लगभग 700 के करीब कुएं पाए गए हैं, बेजोड़ जल निकासी है, सिंधु नदी के किनारे बसी है ये सभ्यता, महाकुंड भी पाया गया है, प्रत्येक घर में स्नानागार, छोटी छोटी नावों का मिलना। तो ये सब बातें जो हैं, ये इन सब बातों के आधार पर अगर इसको जल संस्कृति कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यही हम अपने जवाब के से संबंधित तर्क देंगे, अपने पक्ष में तर्क देंगे कि मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी, नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। तो मैं लेखक से पूर्णतया सहमत हूँ। प्रत्येक घर में एक स्नान घर था। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर हौदी में आता है और फिर बड़ी नालियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियाँ ऊपर से खुली हैं, परंतु अधिकतर नालियाँ ऊपर से बंद है। इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। नगर में कुओं का प्रबंध था। ये कुएं पक्की ईंटों के बने थे। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं हैं। यहाँ का महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई वो भी हम इसमें लिख सकते हैं कि सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं उसमें छोटी छोटी नावें भी पाई गई हैं और मोहरों पर जिन जीवों के चित्र अंकित हैं, शेर, गैंडा, हाथी, ये सब जल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इन सब के आधार पर बच्चों हम इसको जल संस्कृति भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन। स्टे होम, स्टे सेफ।